हेलो दोस्तों, तो ड्रामे की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि कैसे ये सूहो म्योंगडो होटल लेडी चांग के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो ये कांगपेल होटल वाला मामला खुद संभाल लेगा। प्लीज उस नकाबपोश लेडी को इन सब से दूर रखिएगा। यहाँ लेडी चांग उसे बताते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी है। वो नकाबपोश तो अब तक वहाँ पर पहुंच भी चुकी होगी। जो सुन यहाँ सुहो बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाता है और उसे यहाँ युनवा की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है और युनवा को फॉलो करते हुए उसके साथ उस रूम में पहुंच गया था जहाँ उसे देख युनवा तो उस पर गुस्साई जा रही थी। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर जगह मेरे पीछे पीछे पहुंच जाते हो। बट यहाँ सुहो उसकी एक नहीं सुनता और उसी पर गुस्साई जा रहा था कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि ये मैटर मैं खुद देख लूंगा। आखिर तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसमें बहुत खतरा है। और इन दोनों की इसी लड़ाई के बीच में वहां बच्चों के रोने की आवाज आई थी और उन बच्चों को देख ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक थे। मतलब ये बात सच थी कि यहाँ बच्चों की तस्करी होती है। और योनवा ये सब कुछ देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सुहो बहुत ही ज्यादा शॉक। आखिरकार उनके नाक के नीचे कांगपेल होटल वाले ऐसा गलत काम कर रहे थे। सो यहाँ ये दोनों ही उन बच्चों की टेक केयर कर रहे थे और उन सबको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। बट इसी बीच वहाँ गुंडे आ जाते हैं जिनको देख यहाँ ये दोनों ही दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और उनके रूम में एंटर होने के बाद दरवाजा बंद कर उनकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। जहाँ अब म्यूंगदो होटल का हेल्पर भी यहाँ पर अपना कार्ड लेकर पहुंच गया था और वो दरवाजा खोल बच्चों को कार्ड में एक एक कर रखने लगा था। जहाँ वो सुहो को देखकर शॉक था। है क्या ये भी हमारे प्लान में शामिल था। बट यहाँ योनवा तो उसका मुंह बंद कराकर सबसे पहले बच्चों को सेफली यहाँ से निकालने को सजेस्ट करती है और सुहो का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है। जहाँ अब इस सब की खबर उन मुस्टंडो को भी बढ़ जाती है और यहाँ इस मुस्टंडे के तो पसीने छूटने लगे थे कि आखिर वो अब अपने मालिक को क्या कहेगा। जहाँ अब सुहो तो योनवा पर गुस्साने लगा था कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम ऐसे हमारे काम में दखल नहीं दे सकती। ये मेरा काम है, मैं उन बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा, उन्हें सरकारी गवाह बनाऊंगा ताकि इस काम को सजा हो सके। बट यहाँ योनवा तो उसे चुप करवा देती है और उसे कहीं और से सबूत लाने को कहती क्योंकि बच्चों को तो वो यहाँ पर सुहो के हवाले नहीं कर सकती क्योंकि ये मैटर उसने पहले भी सुहो पर छोड़ा था बट उससे कुछ नहीं हुआ। सो अब योनवा अपने तरीके से ये मैटर सॉल्व करेगी और जाने लगती। जहाँ अब सुहो उसका हाथ पकड़कर उसे रुकता है और उसे धमकी देने लगा था। अच्छा मतलब तुम सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, फिर क्या करोगी। बट योनवा उसकी धमकी से डरती नहीं है और उसी को चैलेंज कर रही थी कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझे अरेस्ट करना होता तो तुम पहले ही कर चुके होते। सो मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरने वाली और अपना हाथ जुड़वाकर निकल लेती है। जहाँ योनवा की इन बातों से सुहो तो खुद बना खड़ा था और यहाँ योनवा बस अपने हाथ को देखे जा रही थी जो कि सुहो ने बहुत टाइट पकड़ा हुआ था और हमेशा उसे इन सबसे दूर रहने को सजेस्ट करता है, उसकी कितनी फिक्र करता है। पर फिर योनवा अपने आप को संभाल लेती है, उसके बारे में ज्यादा ना सोचने को कहकर निकल लेती है। जहाँ अब ये मुस्टंडा अपनी वफादारी का सबूत देते हुए कांग के पास खुद ही चल कर आ जाता है और उसे सारी सिचुएशन भी बताता है। जो सुन यहाँ कांग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को उठाकर उसकी गर्दन पर रख देता है। तुम लोग किसी काम के लायक नहीं हो। बट यहाँ अगेन मुस्टंडा के गिरनाने लगा है और अपनी मौत की भीख मांग रहा था और उसे एक और चांस मांग रहा था जिसमें वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो यहाँ कांग अगेन उसे छोड़ दे और उसे अपनी वफादारी साबित करने को कहता है। जहाँ अब योनवा अपने घर को जा रही थी और तभी वो उस जल कुकड़ी की बहू को देखती है, लेडी बैग को, जो कि यहाँ चोरी छुपे किसी से मिलने आई थी। और ये क्या, ये तो कोई आदमी है और ये दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा लवी लवी हो रहे थे और एक दूसरे को हक कर रहे थे। मतलब लेडी बैग का चक्कर चल रहा है। जो सब देख यहाँ योनवा तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। ये सो कॉल्ड परफेक्ट बहू ये गुल खिलाड़ी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और इन दोनों को इतना रोमांटिक हाँ करते हुए देखकर योनवा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। क्या ये सच है? वैसे मानना पड़ेगा। मतलब इस जलकुकड़ी की बहू का जलकुकड़ी के नाक के नीचे किसी के साथ चक्कर चल रहा है। भाव और उसे पता भी नहीं है। और ये सब कुछ सोच सोच कर योनवा को तो यहाँ पर रात भर नींद ही नहीं आती और बस वो यही सब सोचे जा रही थी। और इस बीच उसे सुहो की भी याद आने लगती है और वो अपने और सुहो के सभी मोमेंट्स को याद करने लगी थी और बहुत ही ज्यादा हॉट फील करने लगी थी। जहाँ सच में उसके जो गाल थे वो लाल होने लगे थे और वो उस लेडी बैग और उस मुलाजिम के चक्कर के बारे में सोच सोच के इतनी तबीयत खराब करे जा रही थी। लाइक नहीं मेरा पीछा छोड़ो, मुझे नहीं सोचना तुम सबके बारे में। और यहाँ दूसरी तरफ सुहो अपने भाई के पास आया था और आज लाइफ में पहली बार वो उसके साथ ड्रिंक करना चाह रहा था। जो देख उसके भाई को यहाँ थोड़ा बहुत शक होने लगा था कि जरूर कोई बात हुई है। जहाँ अब हम इन दोनों को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं जहाँ सुहो उसे बताता है कि जैसे उसने सुहो का हाथ पकड़कर उसे उसकी खराब जिंदगी से बाहर निकाला था, उसकी रक्षा करी थी, उसी तरीके से वो भी किसी की हेल्प करना चाहता है, उसे उसकी उस खराब जिंदगी से बाहर निकालना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी केयर करना चाहता है। जो सब सुन यहाँ उनको तो सब कुछ समझ में आ गया था और वो यहाँ उसे बार बार पूछे जा रहा था, भाई मुझे तो बता दे आखिर वो है कौन जिसे तू प्रोटेक्ट करना चाहता है। बट यहाँ सुहो को तो पूरी तरीके से चढ़ चुकी थी और वो यहाँ पे टर्न हो गया था। लेकिन उसके बाद भी जब यून उसे बार बार पूछे जा रहा था कि भाई मुझे तो बता दे मुझसे क्या छुपा रहा है, वो है कौन, तो यहाँ से वो हंसते हुए उसे कहता है मैं तुझे नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि वो ये सब कुछ क्यों करती है। जब मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं तुझे भी बता दूंगा। बट यूं तो उसे कॉन्स्टेंटली पूछे जा रहा था कि बस उसका नाम ही बता दे, मैं बाकी सब खुद ही पता कर लूंगा। बट फिर भी सुबह उसे कुछ नहीं बताता और पूरी रात बस उसी को याद करे जा रहा और बस यही बड़बड़े जा रहा था कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है अपने ऑफिस में जहाँ जूनियर चैंग उसकी टेक केयर कर रहा था और उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक भी तैयार करके लाया था। जो सब देख यहाँ सुबह उसे थैंक यू करता है बट यहाँ जूनियर चैंग को तो अलग ही मिर्ची लगी हुई थी और वो उसे धमकाए जा रहा था कि पता है अगर यहाँ पर किसी को आपकी इस हालत के बारे में पता चल गया होता ना तो आपका तो यहाँ पर खेल खत्म हो चुका होता। और उसे उस लड़की के बारे में पूछ रहा था। जो सुन यहाँ सुबह कहता है लड़की को कौन लड़की, तो जूनियर चैंग कहता है वही जिसके बारे में आप बड़बड़ाए जा रहे थे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो लड़की कौन और मैं उसे देखने को मरा जा रहा हूँ। जो सब नाटक सुन यहाँ सुबह बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगा था और याद कर रहा था ये सब कुछ तो उसे अपने भाई से कहा था लेकिन यहाँ जूनियर चैंग को कैसे पता है और उसे उसका मुंह बंद करने को कहता है। लेकिन तभी यहाँ पीछे से जनरल भी आ जाते हैं और वो भी उस पर गुस्साने लगे थे और कहते हैं कि तुम्हें पता है हानयंग में क्या हो गया है। तो सुबह कहता है ऐसा भी क्या हो गया है। तो यहाँ पर जनरल बताते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर की कल रात को एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है और वो भी उनके अपने घर में। पता नहीं वो कौन है जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया। जो सब सुन यहाँ सुबह बहुत ही ज्यादा शौक था आखिर वो कौन होगा। और यहाँ जनरल बताते हैं वैसे वो लड़की कौन है मुझे तो बताओ। जो सुन सुबह कहता है क्या मैंने वो सब बकवास आपसे भी करी। तो यहाँ जनरल भी उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, मैं तो उसके प्यार में मरा जा रहा हूँ।
और ये सुन यहाँ सूहो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। जहाँ अब योनवा भी योनसुन को कल रात हुई सूहो के साथ वाली मीटिंग के बारे में बता रही थी। जो सब सुन यहाँ योनसुन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, माय लेडी, क्या आपने सच में उसे चैलेंज करा? उसने आपको धमकी दी है कि आपको इतना सा भी डर नहीं लगा? तो यहाँ योनवा कहती है, नहीं, लेकिन फिर कहती, शायद थोड़ा थोड़ा तो लगा था, बट मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। तुम भरोसा रखो मेरे पे। तो यहाँ योनसुन कहती है, क्या भरोसा रखूं आप पर? आपने तो यहाँ हद ही कर दी है। उस कमांडर को चैलेंज कर आगे कि पकड़ सको तो पकड़ लो। और मुंह बनाते हुए निकल लेती है। जहाँ पीछे से एक दासी आकर उसे बताती है कि उसकी सासू माँ ने उसे तैयार होने को बोला है क्योंकि उन्हें किसी के शो की यात्रा में जाना है। जो सुन यहाँ युनवा शौक थी, शो की यात्रा में? जहाँ अब तक जनरल और सूहो भी फाइनेंस मिनिस्टर के घर तक पहुंच चुके थे और उसकी वाइफ लेडी को उसे पूछताछ कर रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जहाँ लेडी वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी और रोई जा रही थी। जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे बिल्कुल न छोड़िएगा। जनरल भी उन्हें दिलासा दे रहे थे कि आप हम पर विश्वास रखें, हम उसे जेल भिजवा कर रहेंगे। और यहाँ सूहो अंदर जाकर सिचुएशन का अंदाजा लगा रहा था। जहाँ बाकी के पुलिस वाले फाइनेंस मिनिस्टर की लाश का मुआयना ले रहे थे। जहाँ सूहो को कुछ सस्पिशियस सा लगा है और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर का मुंह चेक करता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और उनके मुंह में जामुनी कलर के धब्बे वाले छाले हो गए थे। जो सब कुछ बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था और यहाँ सूहो परेशान हो गया था कि ये कैसी मौत है। जहाँ अब फाइनेंस मिनिस्टर के घर के दरवाजे पर तूफान आ चुका था। हाँ, तूफान ही आ गया था क्योंकि हमारी लेडी यू और ये टेलकुबड़ी के साथ में एंट्री जो होने वाली थी, जिसे यहाँ पर तो तूफान आ गया था। जो देख यहाँ जनरल तो घबरा गए, फिर तो जरूर कुछ बवाल होगा। और इन दोनों के बीच में तो जैसे कंपटीशन था कि सबसे ज्यादा कौन लेडी ओ को अच्छे से सांत्वना दे। और ये दोनों की दोनों दौड़ते हुए लेडी ओ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें सांत्वना देने लगी थी कि हाय लेडी ओ, आपके साथ बहुत बुरा हो गया पर आप हिम्मत रखिएगा, हम आपके साथ हैं। और बस एक दूसरे को नीचे दिखा लेडी ओ की आंखों में अपने नंबर बढ़ा रही थी। जहाँ लेडी ओ पीछे से योनवा को भी देख लेती है और उसे भी यहाँ आने के लिए थैंक यू कर रही थी। बट यहाँ योनवा की नजर तो सूहो पर पड़ जाती है और यहाँ सूहो भी योनवा को देख रहा था। जो देख यहाँ योनवा तो घबराने लगी थी कि क्या सच में ये उसे पकड़ लेगा और फिर उसकी नजरों से बचने लगी थी। जहाँ पीछे से पुलिस वालों ने तो ये केस को सॉल्व भी कर लिया था। जहाँ उन्होंने एक मुलाजिम को पकड़ा हुआ था जिसके पास फाइनेंस मिनिस्टर की अंगूठी थी और उसे मुजरिम करार दे दिया गया था। जहाँ वो बस यही कह रहा था कि ये अंगूठी उसकी खुद की है, चाहे तो आप इसे चेक करवा सकते हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है और ना ही मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का मर्डर किया है। और इस मुलाजिम को ध्यान से देखिए, ये वही है जिसके साथ जलकुकड़ी बहू का चक्कर चल रहा है, जैसे ये जलकुकड़ी सास बहुत ही ध्यान से सस्पीशियस तरीके से घूरे जा रही, जैसे कि उसे इन सबके बारे में पहले से पता है। बट जब सूहो उसे पूछता है कि इतनी कीमती अंगूठी उसके पास क्या कर रही है, उसको किसने दी, तो वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर मैं ये नहीं बता सकता और मैं तो कल यहाँ पर था भी नहीं। जो सब सुन यहाँ योनवा भी हाँ में हाँ मिला रही थी कि हाँ ये सच कह रहा है। बट ये सब देखकर तो सासू माँ और सभी लोग योनवा को घूरे जा रहे थे कि क्या तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। अब यहाँ योनवा तो उन्हें बता नहीं सकती थी कि उसे ये सब कुछ कैसे पता है और ये किसके साथ था, ये अंगूठी किसकी हो सकती है। सो यहाँ पर योनवा तो खांसने लगी थी कि क्या क्या मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हाँ आप लोगों के ना कान मिल रहे होंगे। और वो यहाँ पर अपना मुंह छुपाते हुए सूहो से बचाते निकल लेती है। जहाँ सूहो को भी ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा था कि आखिर योनवा कैसे जानती है कि ये मर्डर नहीं है। जरूर योनवा कुछ तो जानती है पर यहाँ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस वाले तो यहाँ इस मुलाजिम को ही पकड़ कर ले जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस मुलाजिम का नाम है योंग दियोक। जहां अब इस फाइनेंस मिनिस्टर के मर्डर की हिस्ट्री के बारे में लॉर्ड सियोक को भी पता चल चुका था और वो भी यहाँ पर बहुत ही सस्पिशियस फील कर रहे थे कि आखिर ये है कौन जिसने घर में घुसकर फाइनेंस मिनिस्टर का मर्डर कर दिया। जहां अब एज यूजुअल रॉयल सेक्रेटरी यून मार्केट में घूम रहे थे और वो पहुंच जाते हैं शराब के ठेके के पास, जहां वो योनसुन को देखते हैं जो की बोतल पर बोतल टटकारे जा रही थी और एक और बोतल मंगवा रही थी। जो सब कुछ देख यहाँ पर वो हंसने लगे थे कि क्या दिन दहाड़े दारू पी रही हो। और वो जाते हैं उसके पास, जिन्हें देख योनसुन तो उनके लिए भी एक बोतल मंगवा देती है कि आप भी क्या याद रखोगे कि मैंने आपको दारू पिलाई थी। और उसको ऐसे यहाँ टल्ली देख रॉयल सेक्रेटरी यून सोचते हैं ये क्या है, आजकल सब कोई अपनी औकात के बाहर क्यों ड्रिंक करने लगा है। मतलब यहाँ पर बस वो को भी याद कर रहा था और अब दिन दहाड़े योनसुन को देख रहे थे। जहाँ योनसुन भी बस यही बबड़े जा रही थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी उनके बारे में, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट जो करना है। जो सब सुन यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून कंफ्यूज थे, आखिर ये कौन है जिन्हें सब लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और वो योनसुन से भी पूछते हैं वो कौन है जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो, मुझे भी तो बताओ। बट यहाँ सुहो की तरह योनसुन भी उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, उनकी टेंशन में मैं मरे जा रही हूँ। तो यहाँ यून कहते हैं मेरी जिंदगी में क्या एक सुहो कम था जो अब मुझे दो लोगों को संभालना पड़ेगा। जो सुन यहाँ योनसुन बहुत ही क्यूट वे में कहती है हाँ दो लोग, और गिरने लगी थी जिसे रॉयल सेक्रेटरी यून संभाल लेते हैं। और यहाँ ये दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। बट ये देखकर तो मुझे लगता है योनसुन का ना सारा नशा उतर गया था कि। और दूसरी तरफ ये सूहो के जनरल की बेटी जो कि उसके पीछे ना धो के पड़ चुकी है, वो यहाँ पर ऑफिस में घुसना चाह रही थी। बट शायद जनरल ने अपने सभी कमांडर को ये बॉन्ड करके रखा है कि उसे यहाँ पर अंदर घुसने ही ना दिया जाए। तो यहाँ पर ये दो कमांडर तो उसे घुसने ही नहीं दे रहे थे। सो वो यहाँ पर बहुत नाटक करने लगती है कि तुम लोग जानते भी हो मैं जनरल की बेटी हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे घुसने नहीं दोगे। बट तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और उसे भी इसके ड्रामेबाजियों के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन। सो वो यहाँ पर पिघलता नहीं और उन कमांडर को भी सख्ती से उसे मना करने को कहता है और उसे जाने को सजेस्ट करता है। बट यहाँ पर इस जनरल की बेटी ने तो कसम खा ली थी कि वो आज तो सूहो को देख कर ही जाएगी और गुस्सा आने पर वो उस टिफिन को चैंग पर ही मार देती है। जो सब देख यहाँ पर चैंग गुस्सा आने लगता है कि ओए तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जिससे तुम ऐसे बदतमीजी कर रही हो, मैं भी एक कमांडर हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है जूनियर कमांडर। और इन दोनों की इस नोक-झोंक को दूर से जनरल और सूहो भी देख लेते, जहाँ जनरल के तो अपनी बेटी को देखकर बस सीने छूटने लगे थे और वो यहाँ पर सूहो से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से बहुत दूर चला जाए, भाग जाए या गायब हो जाए। और वो जब अपने बाजू में देखते हैं तो सूहो तो ऑलरेडी बहुत दूर भाग चुका था क्योंकि शायद उसे भी अपनी बेटी में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो देख यहाँ जनरल बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करते हैं कि थैंक गॉड। जहाँ अब योनसुन भी घर लौट आई थी और उसे सही सलामत देखकर योनवा तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है कि तुम ऐसे दिन दहाड़े बिना मुझे बताए कहाँ चली गई थी, पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। बट यहाँ पर योनसुन से बताती है कि वो कहीं नहीं, बस उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। जो सब सुन यहाँ योनवा उस पर गुस्साने लगती है
जहाँ अब वो उसके सामने एक बड़े से राज का खुलासा करने वाली थी। जो सुन यहाँ योनसुन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि कौन सा राज है ये। और तभी योनवा अपने पति के नाम के स्टैचू को देख रही थी कि नहीं, इनके सामने ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और उनके उस नेम प्लेट वाले स्टैचू को मंदिर के अंदर रखकर लॉक कर देती है ताकि ऐसी बातें वो ना सुने। और यहाँ योनवा योनसुन को समझाने के लिए ड्रामा ऐसा एक्ट करने लगती है कि एक प्यारी सी दुखियारी सी विधवा और उसका मुलाजिम लवर, दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि जो जलकुकड़ी सास की बहू लेडी बैग है। जो सब कुछ कलाकारी ड्रामेबाजी यहाँ योनसुन समझ रही थी और बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी कि सच में क्या वो परफेक्ट, वो इतनी भी परफेक्ट नहीं है, मतलब वो अपनी जलकुकड़ी सास के नाक के नीचे ये सब कुछ कर रही है। और वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी, जहाँ योनवा भी उसे दिलासा दे रही थी कि हाँ बहन ये सच है, मैंने खुद अपनी इन्हीं दोनों गोल मटोला को से देखा है। जहाँ दूसरी तरफ इस जलकुकड़ी सास ने अपनी बहू लेडी बैग का बहुत ही बुरा हाल बना रखा था और उसे एक कैदी की तरह ट्रीट कर रही थी। जहाँ वो उसके हाथ की उस अंगूठी को भी देखती है और उसे पूछ रही थी कि तुम्हारे हाथ की वो अंगूठी कहाँ गई। जहाँ लेडी बैग उसे कहती है कि सासू माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। पर यहाँ सासू माँ को तो शायद पहले से ही उसके और उस मुलाजिम के चक्कर के बारे में पता था, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं खाती है और उसे एक नाइफ देती है और साथ में धमकी दी कि अच्छा होगा कि तुम इस दुनिया से एक इज्जतदार बहू की मौत मरो, वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। जो सब देख यहाँ लेडी बैग उसे बहुत माफी मांगती है, बट यहाँ पर उसकी जलकुकड़ी सास उसका कुछ नहीं सुनती और उसे कल सुबह तक का टाइम देती है। जो सब सुन यहाँ लेडी बैग तो बस रोई जा रही थी और उनसे माफी पर माफी मांगी जा रही थी। जहाँ अब सूहो का तो दिमाग सुन हो गया, आखिर ये फाइनेंस मिनिस्टर की मर्डर की मिस्ट्री क्या है। उसे भी कहीं ना कहीं उस मुलाजिम की बातों पर भरोसा था कि उसने तो ये मर्डर नहीं किया, लेकिन अगर उसने ये नहीं किया है तो वो अंगूठी उसके पास कैसे आई, और अगर वो अंगूठी उसकी है तो उसके पास इतने पैसे कैसे आए, और अगर किसी ने दी है तो वो उसका नाम क्यों नहीं बता रहा है। और वो यहाँ पर योनवा के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे योनवा इस बात की गारंटी ले कि हाँ इसने ये सब कुछ नहीं किया है, आखिर योनवा उसे कैसे जानती है और ये चक्कर क्या है, और उस फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से वो कैसी सुगंध आ रही थी और उसके मुंह में वो जामुनी छालों का क्या मतलब है। जहाँ अब नेक्स्ट डे योनवा की सास तो योनवा को पट्टी पढ़ाई जा रही थी कि कैसे वो अपना विवाह धर्म जारी रख सकती है और सबसे अच्छी बहू बन सकती है। पर उस जलकुकड़ी सास की बहू लेडी बैग के बारे में सोचना चाहिए और उससे ही कुछ सीखना चाहिए, आखिर वो कितनी परफेक्ट है। जो सब सुन यहाँ योनवा की दुकान खड़े हो गए थे और वो अपनी सासू माँ को लपेटने लगी थी कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसके लिए तो मुझे उनसे खुद जाकर मिलना होगा और उन्हें देखकर सीखना होगा। क्या बोलती हो सासू माँ। तो यहाँ पर सासू माँ भी उसे अलाउ कर देती है कि हाँ हाँ जाओ फिर मिलो उससे सीखो कुछ। तो यहाँ योनवा योनसुन के साथ अपनी एक और दासी को लेकर पहुंच जाती है इस जलकुकड़ी के घर, जहाँ ये जलकुकड़ी तो इसे देखकर मुंह बनाने लगी थी कि ये क्यों आ गई, और वो यहाँ पर बिजी होने का बहाना बनाकर जाने लगी। बट यहाँ योनवा तो उन्हें रोककर लेडी बैग के बारे में पूछने लगी थी कि आखिर वो कहाँ पर है, उसे तो वैसे भी सिर्फ उसका काम है, बट यहाँ ये जलकुकड़ी सास उसे ऐसे कैसे मिलने दे सकती थी। तो यहाँ पर वो बहाने पर बहाने लगाने लगी थी कि वो बाहर है, उसे लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यहाँ योनवा भी आज उसे मिले बिना नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उसे उस मुलाजिम को भी तो बचाना और उसकी गवाही तो सिर्फ और सिर्फ लेडी बैग ही दे सकती है। और योनसुन को पीछे छोड़ वो अंदर जाने लगी थी, जहाँ योनसुन का काम था छानबीन करना और लेडी बैग को ढूंढना, क्योंकि उसे शक था कि शायद इन्होंने उसे नजरबंद करके रखा, जो कि 100% ट्रू था। और यहाँ योनसुन मौका देख इधर उधर ताकाजाकी करने लगी थी, जहाँ उसकी नजर एक रूम पर पड़ी जिसके बाहर दो बॉडीगार्ड निगरानी कर रखे थे। और यहाँ की जलकुकड़ी सास योनवा से पूछ रही थी कि आखिर उसे उसकी बहू का क्या काम है। तो यहाँ योनवा उसे बताती है कि वो उससे नजाकत एक संस्कारी प्यारी बहू बनने आई है। तो यहाँ पर ये जलकुकड़ी उसे कहती है संस्कारी के उस मक्कार औरत का नाम मत लो मेरे सामने, वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो दिखती है। जो सब सुन यहाँ योनवा शौक थी क्योंकि सास को भी उसका सच पता है और वो यहाँ पर लेडी बैग के बारे में और पूछने लगी है। बट यहाँ पर सासू माँ तो उसे जाने को कहती है और उसे कुछ नहीं बताती। जहाँ अब सूहो भी इस मुलाजिम को छुड़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था और सभी से पूछे जा रहा था क्या कोई बता सकता है कि कल रात वो कहाँ पर था। बट यहाँ सभी लोग मना कर रहे थे कि किसी ने उसको नहीं देखा, लेकिन हाँ उसकी एक लवर जरूर है जो कि शायद विधवा के कपड़े पहनती है और वो उसे मिलने जाता रहता है, शायद वो कल भी उसे मिलने गया हो। जो सब सुन यहाँ सूहो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो यहाँ पर उसे खुद मिलने भी जाता है और उसे पूछ रहा था सच सच बताओ क्या तुम अपनी उस सीक्रेट लवर से मिलने गए थे। जो सून यहाँ पर योंग दियोक मना कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा पर मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आखिरकार अपने प्यार को ऐसे बदनाम होते हुए कैसे देख सकता हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। हाय मतलब ये प्यार तो बहुत करता है। जो सब देख यहाँ सूहो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो वहाँ से कुछ आते हुए निकल लेता है, जिसे जूनियर चैंग भी नोटिस कर लेता है और वो उसे पूछता है कि देखो ना मुझे भी लगता है कि शायद ये मर्डर नहीं है, क्योंकि ये अपने लवर से कितना प्यार करता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका नाम भी नहीं ले रहा है। बट सूहो को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वो कुछ आने लगा था कि हाँ ठीक है उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। जो सब सुन यहाँ जूनियर चैंग तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फील कर रहे थे, पर आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। और यहाँ लॉर्ड सीओ पहुंच चुके थे अपने ऑटोप्सी डॉक्टर के पास और उनसे पूछे जा रहे थे कि आपको क्या पता चला है फाइनेंस मिनिस्टर की डेथ कैसे। यहाँ ये ऑटोप्सी डॉक्टर बता रहा है कि कुछ पता नहीं चला है, बस यही मालूम हुआ है कि उनके सर पर घाव है जो कि शायद टेबल पर गिरने से आया है, और बट उनकी मौत उस वजह से नहीं हुई है, उनकी मौत का रास्ता उनके मुंह में है जो कि है जामुनी डॉट्स। जो सब सुन यहाँ लॉर्ड सीओ तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फील कर रहे थे और वो खुद उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करने लगे थे कि क्या ये सच है। यार लॉर्ड सीओ कुछ तो जानते हैं इस जामुनी छालों के बारे में। जहां अब हम पे रिवील होता है कि आखिरकार इस फाइनेंस मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई। आधी रात को अचानक से उनकी तबीयत भी करने लगी थी और वो अपनी मदद के लिए सबको बुलाना चाहते थे और लड़खड़ाते हुए उस टेबल पर ही गिर जाते और वो वहीं पर मर जाते हैं। जो सब कुछ पीछे से उनकी वाइफ लेडी ओ देख रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस था, और यहाँ लेडी ओ इस रूम में आकर उस टाइगर पेंटिंग को देख रही थी और किसी को याद करते हुए बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसी जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी कि फाइनेंस मिनिस्टर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। और मैं बता रही हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से हंस रही थी, तो मुझे तो डर लग गया था। मतलब लेडी ओ खुद अपने पति के मर्डरर है, पर ये सब कुछ उन्होंने किया कैसे। और ये जामुनी छालों का क्या मिस्ट्री है जिसमें सूहो लॉर्ड सियो सभी लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जहां अब योनसुन ने तो अपना काम कर दिया था जो कि था लेडी बे को ढूंढना, तो वो यहाँ पर योनवा को लेकर खिसकने लगी थी ताकि रात में योनवा कर उसे बचा ले जाए। पर यहाँ पर ये तासी तो उनसे चिपकी बैठी थी, सो लेडी चांग तक की बात पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सो यहाँ पर योनवा तो चक्कर आने का नाटक करने लगती, इससे सासू माँ की दासी संभालने लगी थी और वो यहाँ पर योनसुन को अपने दवा लेने के बहाने उसे लेडी चांग तक ये न्यूज पहुंचाने के लिए भेज देती है। जो सब कुछ ये सासू माँ की प्यारी दासी समझ नहीं पाती। बाकी पीछे से ये सब नाटक सूहो और जूनियर चैंग भी देख रहे थे और जूनियर चैंग तो यहाँ पर योनवा की तारीफ कर रहे थे, आखिर ये विधवा होने के बावजूद कितनी अच्छी संस्कारी है।
सच में लॉर्ड सियोक की बहू बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये कितनी मासूम है, बिल्कुल एक प्यारे से सुंदर से फूल की तरह। जो सब तारीफें सुनी यहाँ पर सूहू की तो अच्छी खासी चल रही थी और वो यहाँ पर जूनियर चैंग को वार्न कर रहा था। मैं बता रहा हूँ वो विधवा है और उसके बारे में ऐसे शब्द सोचना, उसको ऐसे देखना बिल्कुल गलत है। हाँ मतलब जूनियर चैंग देखेगा तो गलत ही है ना, समझ रही हो। जो सब सुन यहाँ सूहू को तो बहुत मिर्ची लग रही थी। आखिर वो ऐसे कैसे युनवा के बारे में ये सब कुछ बोल सकता है। हाँ तो यहाँ पर जूनियर चैंग कहता है कि सच में आप मेरी नजर से देखो तो युनवा यहाँ पर बहुत सुंदर है, पर कितनी छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई है। सच में कभी कभी ना मुझे उनके बारे में सोचकर दिल में बहुत दर्द होता है, जिसको इतना फिल्मी होते हुए देख सूहू को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी और वो गुस्साते हुए कहता है जूनियर चैंग शायद तुम भूल रहे हो कि वो एक विधवा है और उसके बारे में ऐसे सोच रखना, ऐसी बातें करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ मैं। जहाँ अब सिचुएशन का अंदाजा लगाने लॉर्ड सियोक भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उस फूल की पंखुड़ियों वाले पेड़ को देखे जा रहे थे और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रहे थे, जिनको देख लेडी ओ भी घबराने लगी थी। जहाँ वो लेडी ओ को सांत्वना दे रहे थे और उनसे कहते हैं कि ये फूल कितने सुंदर और प्यारे हैं ना, लेकिन उतने ही ज्यादा खतरनाक भी, जिससे किसी की जान भी ली जा सकती है। जो सब कुछ सुन यहाँ पर लेडी ओ तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि जैसे इन्हें सब कुछ पता है, पर यहाँ पर लॉर्ड सियोक तो उन्हें घबराया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, जैसे कि वो समझ गए हैं कि ये सब कुछ किसने और कैसे किया है। जहाँ अब युनवा ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो इन दोनों प्यार के पंछियों को ना मिलवा कर रहेगी, ऐसे ही किसी के मर्डर मिस्ट्री के हथियार नहीं चढ़ने देगी। जहाँ अब रात होते ही लेडी बेक ने भी अपना मन बना लिया था कि शायद उसने सच में बहुत ही गलत काम किया है, उसको तो मर जाना चाहिए और वो यहाँ पर उस नाइफ से अपने आप को खत्म करने वाली थी। बट तभी यहाँ पर युनवा अपने नकाबपोश अवतार में पहुंच जाती है और साथ में म्यूंदो होटल के हेल्पर को भी नकाबपोश बनाकर लाई थी। जहाँ सबसे पहले ये दोनों मिलकर उन बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगाते हैं और फिर अंदर जाकर उसकी हेल्प करने वाले थे, बट यहाँ पर इन दोनों को ऐसे देख लेडी बेक बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और उन्हीं को नाइफ दिखाने लगी थी और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी लेना चाह रही थी, जिसे युनवा रोक देती है कि तुम क्यों अपनी जान ले रही हो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का हक सभी को होता है। और उसके हाथ से उस नाइफ को छीन लेती है और उसे बेहोश कर म्यूंदो होटल लेकर आती है और लेडी जांग से उसका ख्याल रखने को कह रही थी। जो सब देखना लेडी जांग तो उसे ही देखी जा रही थी कि तुम्हें सच में इसकी इतनी फिक्र हो रही है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ हम विधवाओं की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है और ये तो अपनी जान तक लेने को तैयार थी, प्लीज आप इसका ख्याल रखिएगा और मैं उस मुलाजिम को भी इस मर्डर केस से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। जो सब सुन यहाँ लेडी जांग तो मुस्कुराने लगी थी कि आखिर युनवा कितनी समझदार हो गई है, इतने बड़े बड़े काम अकेले खुद ही करने लगी है। और यहाँ घर पर लॉन्सोन युनवा का बीस बदल कर बैठी थी ताकि किसी को शक ना हो, बट इस बार उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि जैसे इस बार तो वो जरूर पकड़ी जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। जहाँ अब तक लेडी बैग को भी होश आ गया था और वो यहाँ पर लेडी जांग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी। जहाँ वो उन्हें बताती है मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तो यहाँ पर लेडी जांग उसे समझाती है कि ऐसा वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें जितना सेवा करनी थी अपने ससुराल वालों की तुमने कर ली, अब तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो जो कि तुम करना चाहती हो, तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा ही हक है। जिनकी ऐसी बातें सुन लेडी बेक तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। जहां अब सूहो भी फाइनेंस मिनिस्टर के डेथ की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसका ध्यान उन फ्लावर्स की पंखुड़ियों पर जाता है जो कि उसने बटोरी थी और वो उन्हें चेक कर रहा था कि हाँ, और पहचान लेता है कि वो इन्हीं फ्लावर्स की खुशबू है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की माउथ से आ रही थी। और वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने जाता है जहाँ वो एक बाउल में पानी लेता और उसमें उन पंखुड़ियों को डाल देता है, जिस वजह से वो पंखुड़ियां गायब हो जाती है और वो पानी जामुनी बन जाता है और उसमें से वही सेम स्मेल आ रही थी और वो समझ जाता है कि आखिर फाइनेंस मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई होगी। और यहाँ लॉर्ड सियोक इस पेड़ के पास खड़ा था और उसकी फूल की पंखुड़ियों को देखे जा रहा था और कुछ याद कर रहा था। जहाँ 15 साल पहले जब इनकी डेथ हुई थी तब के डॉक्टर ने भी यही कहा था और डॉक्टर से इस मामले को दबाने को कहा था, पर डॉक्टर बता रहा था कि पहले ही क्राउन प्रिंस ने ये सब कुछ देख लिया है और वो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि फिर से उसके फादर की डेथ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि उसके फादर की डेथ कोई नॉर्मल नहीं है। इनके माउथ में से भी स्वीट सी स्मेल आ रही थी और उनके माउथ में भी उन जामुनी छालों को देखा गया था, बट उस टाइम क्वीन ने क्राउन प्रिंस की इस बात को दबा दिया था। और ये सब कुछ सुनकर लॉर्ड सियोक भी इस बात को हंसी में निकाल देते हैं और उस डॉक्टर को इन सबसे दूर रहने को कह रहे थे और लाइक अरे वो तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मतलब किंग की डेथ भी कुछ ऐसे ही हुई थी, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ जानने के बाद भी क्वीन ने इस मामले को क्यों दबा दिया और क्राउन प्रिंस को भी चुप करवा दिया और इस मामले को लॉर्ड सियोक भी बंद करवा रहे थे। मतलब कुछ तो झूल है और इस मिस्ट्री के बारे में शायद लेडी ओ भी जानती है, तभी तो फाइनेंस मिनिस्टर की मौत भी ऐसे ही हुई है। मतलब दाल में कुछ तो काला है, कुछ नहीं पूरी की पूरी दाल ही काली है। सो यहाँ यमुना लेडी बेक का मैटर सॉल्व कर लहराते हुए मुस्कुराते हुए आ रही थी और तभी लॉर्ड सियोक अपनी बहू के रूम की तरफ देखने लगते हैं और उसके हालचाल पूछने को जाने लगते हैं, जिनको रूम की तरफ जाते हुए यमुना भी देख लेती है और वो यहाँ पर अपनी जान को हथेली में रखे हुए उनसे पहले दौड़ते हुए दीवालों से छलांगे मारते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है और जल्दी जल्दी अपना भेस बदलने लगती है। जहाँ यॉनसन तो ये सब कुछ देखकर शॉक थी और वो कहती है माय लेडी क्या हो गया, आप इतने घबराई हुए क्यों हो। पर तभी पीछे से लॉर्ड सियोक दरवाजे तक पहुंच चुके थे और वो अपने बहू को आवाजें देने लगे थे कि यॉनवा क्या तुम अभी अंदर हो, क्या तुम अभी भी जाग रही हो। जो सब सुन यहाँ यॉनसन की तो जान हलक में लटक गई। इस टाइम पर लॉर्ड सियोक क्या करने आए हैं और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जहाँ यॉनवा तो अभी तक अपना भेस बदल ही रही थी और यहाँ ससुर जी दरवाजे तक पहुंच चुके थे और दरवाजा खोलने ही वाले थे। क्या लगता है कि यॉनवा पकड़ी जाएगी, मुझे कमेंट कर बताइएगा। अरे रुको रुको, स्पेशल एपिसोड तो सुनते जाओ जहाँ पर हमें बताते हैं कि जब सासू माँ यमुना को उस जलकुकड़ी सास की प्यारी बहू लेडी बेक के बारे में बता रही थी कि देखो उनसे कुछ सीखो, वो कितनी संस्कारी है, कितनी नजाकत भरी है उनमें, और यमुना को कह रही थी कि तुम्हें उन्हीं की जैसा बनना होगा, जैसी वो है, जैसे वो काम करती है तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही काम करने होंगे। जो सब सुनिया ना यमुना को बस वही रात वाला मोमेंट याद आ रहा था जहाँ पर वो अपने लवर से मिलने आई थी और कितना लवी लवी हो रही थी और हक कर रही थी। जो सब कुछ सोच सोच के ना यमुना के तो चेहरे पे 12 बज गए थे और वो अपनी सासू माँ को कह रही थी क्या सच में मुझे भी वो सब कुछ करना होगा जो कि लेडी बेक करती है। तो यहाँ सासू माँ कह रही थी हाँ हाँ तुम्हें बिल्कुल वही सब करना है जो कि वो करती है, उल्टा उससे भी अच्छा करना है। जो सब कुछ सुनिया ना
योनवा के तो दिमाग की बत्ती गुल होने लगी है कि सासू माँ आपको पता भी है कि वो क्या क्या करती है, बट सासू माँ तो उसे बस यही टोंचना दे रही थी कि हाँ तुम्हें बिल्कुल वही बनना है, तुम्हें लेडी बेग से भी अच्छा बनना है, वो जो भी काम करती है तुम्हें उन सब में उससे भी आगे बढ़ना है। पर यहाँ योनवा के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी जो कि उसने कल रात को देखी थी, और बस वो उसी के बारे में सोच रही थी कि आखिर उस मुलाजिम ने लेडी बेग को फंसाया कैसे होगा अपने प्यार में, आखिर इन दोनों के प्यार की शुरुआत कैसे हुई होगी। सो वो अपनी और सुहू की मुलाकातों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे सुहू उसकी फिक्र करता है, उसका बात आते हाथ पकड़ लेता है और उसने कैसे उसकी हॉट सी सेक्सी वाली बॉडी भी देख रही है। सो वो सोचती है कि हाँ शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वो भी अपने काम से जाती होगी, कभी उसने उस मुलाजिम को उसकी हॉट बॉडी को देखा होगा और बेचारी फिसल गई होगी उसकी बॉडी को देखकर। ऐसे ही इन दोनों के बीच में ना लव हो गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल यही हुआ हो, और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है, जिसे उसकी सासू माँ गुस्साते हुए वापस लाती है कि योनवा तुम सुन भी रही हो, तुम्हें लेडी बैग जैसा बनना है, समझी कुछ। तो यहाँ पर योनवा तो मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैं समझ गई, मुझे लेडी बैग जैसा बनना है, मैं सब समझ गई। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते ना मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।